Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर हम वर्ड डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन को हम ऑलरेडी इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने वहां पर ये बात आपको क्लियर की थी कि रेप्लिकेशन का वर्ड रेप्लिका से लिया गया है, विच मींस कॉपी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी कॉपी प्रोड्यूस करता है, इसे डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है। और सेकंड पॉइंट हमने वहां पर ये भी डिस्कस किया था, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा किस मॉडल को फॉलो करता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन को, और इसको हमने मेंडलसन एंड स्टर्न एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव भी किया था। अब ये मॉडल क्या कहता है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब पेरेंट डीएनए से नए डॉटर डीएनए यानी कि डीएनए की कॉपियां बनती हैं, तो हर नई बनने वाली कॉपी में एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट डीएनए का होता है और एक स्ट्रैंड मुकम्मल तौर पर न्यू सिंथेसाइज्ड होता है। तो अब नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और स्टूडेंट्स की बात आप ज़हन में रखें कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट या परफॉर्म करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं, एंजाइम्स। तो लिहाजा हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले अगर हम एंजाइम की बात करें, हमारे पास एंजाइम मौजूद है डीएनए जाइरेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास मौजूद है हेलिकेज। फर्दर अगर हम बात करें, हमारे पास मौजूद है प्राइमेज। And next one is DNA polymerase। और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर तीन तरह के यूज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एग्जाम में यूज हो रहा है वो है एक्सोन्यूक्लियस एंड लास्ट वन इज डीएनए लाइगेज। तो स्टूडेंट्स ये वो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में अहम रोल प्ले करते हैं, और हम ये प्रोसेस को डिस्कस जब करेंगे तो साथ साथ इन एंजाइम्स के फंक्शंस को भी डिस्कस करते जाएंगे। हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर हमारे पास मौजूद है अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का ओरिजिन कौन सा है? देखिए ये हमारे पास मौजूद है एक डीएनए मॉलिक्यूल और इसके दरमियान ये नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं और इन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और डीएनए के मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसमें हमें दो स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं जो दोनों ही एक दूसरे के गिर्द कोआइलिंग फॉर्म में मौजूद है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट कि रेप्लिकेशन डीएनए के किस पॉइंट से स्टार्ट हो। स्टूडेंट्स की बात ज़हन में रखें कि रेप्लिकेशन डीएनए के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से से स्टार्ट होती है। उस हिस्से से स्टार्ट होती है जहां पर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, तो इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। एक और पॉइंट आपको बताते चले कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होगा उसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में कई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। उसकी वजह क्या? मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, और स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं?
मैक्सिमम अमाउंट में जहां पर मौजूद हो एडेनिन और थाइमिन, यानी कि डीएनए के जिस हिस्से पर एडेनिन और थाइमिन ज्यादा मौजूद होंगे वो रीजन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाएगा और वहीं से रेप्लिकेशन का फिनोमेना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो होगा क्या, कहते हैं कि यहाँ पर ये मैंने पहला एग्जाम लिखा है, ये सीक्वेंस में लिखे हैं और सीक्वेंस में लिखने का पर्पज ये है कि हम वन बाय वन सबका नाम और इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक एंजाइम डीएनए जायरेज है। जायरेज का काम क्या है, कहते हैं कि अनकॉइलिंग करना, ये करेगा अनकॉइलिंग, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो आपस में एक दूसरे के कॉइल हैं उनको ये स्ट्रेट लेडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस। और इनके दरमियान क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजनस बेसिस है और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो जायरेज ने क्या काम किया है, जिस हिस्से पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना है उसको क्या कर दिया है, अनकॉइल्ड कर दिया है और यहाँ पर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। इसको आप नाम दे सकते हो रेप्लिकेशन बबल का, रेप्लिकेशन बबल का। अब तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, हमारे पास एक और एंजाइम आएगा यहाँ पर। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज का काम क्या है, इसका काम ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। ये नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। लेट्स सपोज ये इस हिस्से पर, सॉरी इस पॉइंट पर हमारे पास अटैच क्या हो गया है, हेलिकेज। अब हेलिकेज क्या करेगा, यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा और जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा यहां पर मौजूद नाइट्रोजनस बॉन्ड्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनको तोड़ देगा। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये कांटे की तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस को नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। अब ये जो आपको रेप्लिकेशन फोर्क में दो स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, ये एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक टेम्पलेट भी होता है सांचा, एक ऐसे सांचे के तौर पर काम करेंगे कि ये अपने जैसा नया स्ट्रैंड बनाएंगे और जब इसके साथ नया स्ट्रैंड बनेगा और इसके साथ नया स्ट्रैंड बनेगा तो ये एक डीएनए बन जाएगा और ये दूसरा डीएनए बन जाएगा। अब हम जरा इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके शो करेंगे और देखेंगे इन डिटेल कि किस तरह से इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर नए डॉटर स्ट्रैंड्स बनते हैं और फिर नए डीएनए बनते हैं। तो ये हेलिकेज तक हमारा काम हो गया, इससे वीडियो कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक रेप्लिकेशन बबल को थोड़ा बड़ा करके शो करेंगे। ये मूव कर रहा है 5 प्राइम एंड 2 3 प्राइम एंड एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, ये कैसे मूव कर रहा है 3 प्राइम एंड 2 5 प्राइम एंड, और इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और यहाँ पर क्या मौजूद है, अटैच क्या है हेलिकेज
हेलिकेज कहां से मूव करता आ रहा है, इस पॉइंट से ऐड हुआ था और यहां से जैसे वो मूव करता गया दोनों स्ट्रैंड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता गया और यहां पर एक वी शेप या जिसे आप रेप्लिकेशन फॉर्म कहते हैं वो बन जाता है। अब यहां पर हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं और यहां पर एक डेंजर ये होता है कि दोनों स्ट्रैंड दोबारा से आपस में फ्यूज हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इनको अपनी जगह पर फिक्स रखने के लिए यहां पर अटैच हो जाती हैं प्रोटीन्स। यहां पर भी अटैच हो गई आप यहां पर। ये कौन सी प्रोटीन है जी? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इन प्रोटीन्स का काम यह है कि दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग रखना, इनको दोबारा से फ्यूज या मिलने नहीं देती। तो यहां पर दो स्ट्रैंड्स हैं। ये स्ट्रैंड जो आपको नजर आ रहा है इसको आप नाम देंगे लीडिंग स्ट्रैंड का, या आप इसे कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। इसके आल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस स्ट्रैंड। और ये जो स्ट्रैंड नजर आ रहा है आपको इसको आप नाम देंगे लैगिंग स्ट्रैंड का, या आप इसे डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। अब इसे लीडिंग और इसे लैगिंग क्यों कहते हैं हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले लीडिंग को और उसके बाद लैगिंग को, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लीडिंग को लीडिंग क्यों कहते हैं और लैगिंग को लैगिंग क्यों कहते हैं। अगर हम लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एप्लीकेशन 4 और इसकी डायरेक्शन क्या है 3 to 5। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन 4। लीडिंग स्ट्रैंड पर नया डीएनए स्ट्रैंड कैसे बनेगा उसे हम देखते हैं। यहां पर एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, प्राइमेज। प्राइमेज आएगा। इस प्राइमेज के पास क्या मौजूद है? प्राइमेज के पास मौजूद है 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड। कौन से न्यूक्लियोटाइड है इसके पास? आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ये आएगा और कहां पर अटैच हो जाएगा? एट थर्ड एंड। यहां ये अटैच हो गया और इसने यहां पर अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया। अब इसके जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्योंकि ये स्ट्रैंड क्या था 3 to 5, तो ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स किस डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं? 5 में। अब क्या होगा जी, यहां पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जिस तरह किसी वाल को बनाने, दीवार को बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है ईंटें। हम ईंटें जोड़ते जाएंगे और दीवार मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए भी क्या रिक्वायर्ड है? डीएनए की ईंटें। वो कौन सी हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कहां पर मौजूद होती हैं? सेल के अंदर मौजूद होती हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स को कौन लेकर आता है और साथ जोड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 ये आएगा। लेकिन इसकी भी एक और बात बताते चले, डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम उस पर स्टार्ट करेगा जब प्राइमेज यहां आकर क्या होगा? अटैच होगा। अदरवाइज डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां पर ऐड नहीं होगा और ना ही यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड होने देगा। अब क्या है जी, पॉलीमरेज 3 जो कि डाइमर इन शेप है, डिमर इन शेप है, यहां आकर अटैच हो गया। इसे हम नाम क्या दे रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये क्या करेगा? यहां से मूवमेंट स्टार्ट करेगा। कहां मूवमेंट करेगा? टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन 4। तो ये मूव करता जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा और एक कंटिन्यूस वे में यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रैंड मुकम्मल बन जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो एमसीक्यूज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम विच पेरेंट स्ट्रैंड डायरेक्शन
replication starts. पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड के किस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है? पेरेंट डीएनए के हमेशा थर्ड एंड से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। इन द सेकंड एमसीक्यू, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड ऑलवेज विल बी इन डायरेक्शन 3 to 5 और 5 to 3। देखिए सिंपल सा यहाँ पर, क्योंकि 3 to 5 तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऑपोजिट होते हैं, तो ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा इसकी डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? 5 to 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं और डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, इसलिए आप इसे क्या नाम देते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। और लीडिंग स्ट्रैंड बनने में बहुत कम टाइम लगता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड, जिसे आप डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ये काफी टाइम लेता है नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए। अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें, लैगिंग स्ट्रैंड में मैंने पहले बताया कि रेप्लिकेशन हमेशा किस साइड से स्टार्ट होती है? थर्ड एंड से। स्टूडेंट देखें, रेप्लिकेशन थर्ड एंड से स्टार्ट होगी, इसका थर्ड एंड ये है, और मूव कहां कर रहा है? 3 to 5। ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। अब होगा क्या कि यहाँ डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अटैच क्या होंगे? प्राइमेस। देखिए ये जो मैंने हिस्सा प्राइमेस का बनाया है, पहले ये मौजूद था यहाँ पर और ऐसा ऐसा ये कहा जाता गया आगे की तरफ, तो लिहाजा पहला प्राइमेस यहाँ अटैच होगा और फिर क्या होगा? उसके साथ फिर वो डीएनए पॉलीमरेज सी आएगा, यहाँ अटैच होगा और एक यहाँ पर स्ट्रैंड बन जाएगा और ये स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनेगा? ये डायरेक्शन में बनेगा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम। देखिए 5 3 और ये 5 3 और ये 5 3, तो दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। अब क्या होगा? कहते हैं कि प्राइमेस नया आएगा और जो नया पार्ट डीएनए का ओपन हुआ है उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आकर अटैच हो गया, यहाँ पर आरएनए ने अपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए, फिर डीएनए पॉलीमरेज सी आएगा और वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और यहाँ पर एक नया फ्रैगमेंट बन जाएगा डीएनए स्ट्रैंड। फिर यहाँ से प्राइमेज आएगा, फिर अटैच होगा, अब फिर यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज सी जंप करेगा और जंप करने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और यहाँ पर इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड के साथ डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। इन फ्रैगमेंट्स को आप नाम क्या देते हो? इनको आप नाम देते हो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। और ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स क्यों बने हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज सी, क्योंकि पॉलीमरेज सी हमेशा मूव करता है इस डायरेक्शन में 3 to 5 की जानिब, और यहाँ पर क्योंकि पहला हिस्सा ये था डीएनए स्ट्रैंड का जो अनवाइंड हुआ था, तो लिहाजा इसने इस डायरेक्शन में एक छोटा सा फ्रैगमेंट बना दिया। फिर ये हिस्सा ओपन हुआ, फिर यहाँ आकर इसने फ्रैगमेंट बना दिया, फिर ये हिस्सा ओपन हुआ, यहाँ अटैच होने के बाद यहाँ फ्रैगमेंट बना दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ थी? इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्स थी, यानी कि 3 to 5, तो लिहाजा ये मतलब कंटिन्यूसली वे में यहाँ पर मूव करता गया और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते गए। तो स्टूडेंट्स ओकाज़की फ्रैगमेंट्स के बाद अगर हम बात करें तो ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कैसे आपस में बाइंड होंगे और किस तरह से यहाँ पर मुकम्मल डीएनए बनेगा। देखिए यहाँ पर हमने एक एंजाइम का जिक्र किया है, एक्सोन्यूक्लियेज का। एक्सोन्यूक्लियेज का काम क्या है? एक्सोन्यूक्लियेज क्योंकि यहाँ पर प्राइमेज अटैच है और प्राइमेज ने अपने न्यूक्लियोटाइड्स जो कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं रिक्वायर्ड डीएनए को, तो एक्सोन्यूक्लियेज प्राइमेज और या आरएनए प्राइमर को यहाँ से रिमूव करता जाएगा, यहाँ से रिमूव करता जाएगा और फिर क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज
1 आएगी। डीएनए पॉलीमरेज 1 आकर अटैच होगा और अटैच होने के बाद इसने काम क्या करना है, इसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देना। न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा तो ये फ्रेगमेंट में जो न्यूक्लियोटाइड के नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे और फ्रेगमेंट की लेंथ में क्या हो जाएगा, इजाफा, और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के करीब करीब लिंक्ड हो जाएंगे, लेकिन ज्वाइन नहीं होंगे, मुकम्मल फ्यूज नहीं होंगे, ज्वाइन नहीं होंगे। तो यहाँ से भी यहाँ पर फिर आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, फिर ये अटैच हुआ और इसने यहाँ पर भी क्या बना दिया, मुकम्मल स्ट्रैंड बना दिया। अब स्ट्रैंड तो बन गए हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड हो गए, लेकिन ये फ्रेगमेंट आपस में जुड़े नहीं। जब तक ये जुड़ेंगे नहीं तो डीएनए मॉलिक्यूल कंप्लीट नहीं होगा। अब इनको जोड़ने के लिए एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, इन तमाम फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा। लाइगेज आएगा, अटैच होगा, सपोज कि आपके पास लाइगेज है, ये मूव करता जाएगा और यहाँ पर मौजूद डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में फ्यूज होते जाएंगे और मुकम्मल एक डीएनए बन जाएगा। और ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी कंप्लीट शो करवा देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पेरेंट डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बन रहे हैं और ये फॉलो भी किसे कर रहे हैं, सानी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन को, जिसके मुताबिक हमने क्या बताया था कि जब 2 नए डीएनए बनते हैं तो नए बनने वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए का होता है और एक मुकम्मल न्यू प्रोड्यूस होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है और ये डॉटर मुकम्मल नया सिंथेसाइज हुआ है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड एक एनिमेशन भी इस लेक्चर के साथ ही मैं लगा दूंगा ताकि आप लोगों को मजीद कोई कंफ्यूजन ना रहे इस टॉपिक के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैक्सिमम ईजियर वे में बायोलॉजी सीखने का मौका मिले। अल्लाह हाफ़िज़।